Hello students, welcome to this video, and this is the continuation of the chapter. This video is continuation of the chapter mineral and energy resources. Okay, and in this video we are going to discuss hydel power. So hydel power, electricity plays a dominant role in progress and prosperity of country. Consumption of electricity is a barometer of nation's economic well-being and standard of living of its people. यानी कि बच्चों किसी भी कंट्री का प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करती है? इलेक्ट्रिसिटी करती है। अगर किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, यानी कि वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सही नहीं रहेगा, तो उस देश को प्रोग्रेस होना, यानी कि उस देश में डेवलपमेंट आना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अगर हमें मेज़र करनी हो, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें मेज़र करनी हो, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों का अगर हमें देखना हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बैरोमीटर जो है वो है आपका कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब जिस देश में ज़्यादा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसी देश को हम ज़्यादा डेवलप मानेंगे, और जिस देश में पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम होगा उस देश को हम क्या मानेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ओके, तो बच्चों अगर हम टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल यूज, यानी कि रॉ मटेरियल यूजिंग के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम पानी की मदद से जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। सेकेंड, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग द कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, सो अगर हम थर्ड इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, एंड फॉर दिस पर्पस यूरेनियम एंड थोरियम आर यूज्ड। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? ओके, so hydroelectricity is nothing but it is electricity generated from the force of water falling from a height is called hydroelectricity। hydroelectricity किसे कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी जब हम वाटर की मदद से, यानी कि पानी की मदद से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, पानी को कुछ एक हाइट तक ले जाता है और उस हाइट से पानी को नीचे गिराया जाता है, और उसमें होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे टर्बाइन फिट किया जाता है। ठीक है, और उस पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से, यानी कि फॉलिंग ऑफ वाटर के हेल्प से उस टर्बाइन को रोटेट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं बच्चों, फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंस्टॉलिंग करते वक्त कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो इसे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। फर्स्ट, माउंटेनस एरिया वेयर वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर हेल्प द टर्बाइन टू मूव। एरिया कैसा होना है? एरिया जो है माउंटेनस एरिया होना है, और जहाँ पर वाटर फॉल्स प्रेजेंट होने हैं। ठीक है, वाटर फॉल्स का मतलब झरना होनी है, यानी कि नेचुरल झरना, यानी नेचुरल वाटरफॉल वहाँ पर प्रेजेंट होने हैं। वाटरफॉल से गिरता हुआ जो पानी होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगा। अब वही पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? जो टरबाइन फिट है नीचे, उस टरबाइन को क्या करेगा? रोटेट कराएगा या फिर मूव कराएगा, और वो जो टरबाइन होगा, टरबाइन फिट होता है किसके साथ? जनरेटर के साथ, और उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। दूसरा, वाटर सप्लाई मस्ट बी परमानेंट, हेंस स्नो फेड रिवर्स ऑफ हिमालयस आर ऑफ अ ग्रेट यूज फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। और वाटर सप्लाई, जो जिस रिवर में हम डैम बनाएंगे, यानी कि जिस रिवर में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को इंस्टॉल करेंगे, उस रिवर में वाटर जो है वो वाटर सप्लाई कैसा होना है? परमानेंट होना है। ठीक है, तो स्पेशली इसके लिए जो स्नोफेड रिवर्स होते हैं, यानी कि माउंटेनस रीजन वाले, यानी कि हिमालयस रिवर्स जो होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हम हाइड्रो पावर को, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर सप्लाई क्या रहता है? कंटिन्यूस रहता है, थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता है। ठीक है, fourth factor, flow of water should be uniform in the river, any fluctuation would affect the generation। यानी कि जो पानी का बहाव होगा, फ्लो जो होगा किसी भी रिवर में, वो यूनिफॉर्म होना है। अगर आप किसी भी रिवर में हाइड्रो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को इंस्टॉल कर रहे हैं और उसका पानी का जो क्या कहते हैं फ्लो जो है वो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है,
उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो क्या होगा, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसमें भी फ्लक्चुएशन आने का चांसेस है, ठीक है। सो फ्लो ऑफ वाटर शुड बी यूनिफॉर्म इन द रिवर, एनी फ्लक्चुएशन वुड इफेक्ट द जनरेशन। Should be enough scope for electricity supply. Okay students, here typing mistake, there should be enough scope for electricity supply, that is an industrial zone, so that loss of electricity is minimum in transmission. तो उस रीजन में, यानी कि जिस रीजन में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा, वो जो रीजन है वो इंडस्ट्रियल जोन होना है, यानी कि उस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होना है, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सके, मिनिमम कर सके। Now students, we will see hydroelectric development in south. Okay, so although the Himalayan region in Uttar Pradesh, Punjab, Bihar and Assam have great potential for the development of hydroelectricity, but not many dams has been constructed over these rivers. These regions, it means Himalayan region have great potential. They have mountainous region, they have many natural waterfalls, and they have perennial rivers in which throughout the year water is available. But being these conditions also, they don't have enough dams on the river. And on the other hand, if you see, the conditions is more favorable in the southern India, especially in Western Ghats. Okay, so in Western Ghats students, there are many waterfalls situated in the Western Ghats. तो बच्चों वेस्टर्न घाट उस रीजन में बहुत सारे वाटरफॉल्स है, ठीक है। उसके अलावा वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल बाय समर मॉनसून एंड प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। आपने क्लाइमेट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सबसे पहला जो ऑनसेट ऑफ द मानसून होता है वो कहाँ पर होता है, वेस्टर्न घाट में होता है। तो सबसे पहला जो मानसून रिसीव करने वाला ही वेस्टर्न घाट है, तो वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जिसके कारण से प्लेंटी ऑफ वाटर उस रीजन में, यानी कि उस रीजन के रिवर्स में अवेलेबल होते हैं। इसी रीजन से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करना बहुत ही आसान है और ये क्या है, सुटेबल है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज वहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि उस डैम्स के आसपास मिलेंगे, जो कि टोटली डिपेंडेंट है किस पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, जो कि यही हाइडल प्रोजेक्ट क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। इस रीजन से भी एक है। और दूसरा क्या है, अगर आप कोल फील्ड को अगर आप देखो साउथ में, तो आपको बहुत ही कम कोल फील्ड आपको देखने को मिलेंगे। जनरेशन ऑफ पावर इज वाटर, यानी कि फ्यू कोल फील्ड्स आर अवेलेबल इन साउथ, यानी कि साउथ में आपका जो कोल फील्ड है वो बहुत ही कम आपको मिलेंगे, इसीलिए वहां पर थर्मल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए यहाँ पर एकमात्र सोर्स है, इसीलिए वहां पर थर्मल इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर जो कोल है वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। इसलिए एक ही सोर्स, Hence, only source of generation of power is water. यानी कि अब एक ही सोर्स बचता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाए, वो है वाटर। इसीलिए साउदर्न इंडिया में, स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में क्या है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए जो साउदर्न इंडिया है, यानी कि जो स्पेशली वेस्टर्न घाट्स है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट हुआ है और बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस वहां पर अवेलेबल है।